आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी का तीसरा पाठ हिमालय की बेटियों को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक निबंध है और इसके लेखक हैं नागार्जुन जी। कवि इस हिमालय की बेटियों के माध्यम से समझाना चाहता है कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो किस प्रकार निकलती हैं, कैसे आगे बढ़ती हैं, उनका कैसा जीवन होता है, उसके बारे में वो पूरा का पूरा समझाना चाहते हैं। तो हिमालय की बेटियां, लेखक इनके नागार्जुन जी। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा, वो कहना चाहते हैं कि अभी तक मैंने क्या किया, नदियों को दूर से देखा, हिमालय को दूर से देखा। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। धारा किसकी? धारा नदियों की, जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कई प्रकार की नदियाँ हैं जो निकलती हैं। उन नदियों की जो धारा थी, उन धारा में मैं डुबकियाँ लगाया करता था और मैंने उसके बारे में श्रद्धा के भाव से देखा। जैसे माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में मैं किस प्रकार बैठा करता था, किस प्रकार सोया करता था, उसके बारे में सारा का सारा मैंने उस नदी के प्रति भी श्रद्धा और भाव से देखा। आगे वो कहना चाहता है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। लेखक कहना चाहता है कि जब ये नदियाँ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज जब हिमालय से निकलती हैं तो एक छोटी सी धारा के रूप में निकलती हैं। ठीक है, छोटी सी धारा के रूप में निकलती हैं और जब हिमालय से निकल के बाद दूर आती हैं मैदान में तो एक विशाल रूप धारण कर लेती हैं समतल मैदान के अंदर। तो मैं सोच रहा कि कैसे इस प्रकार का रूप धारण वो करती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिला कर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। जब नदियाँ वहाँ से निकलती हैं तो खिलते हुए, हंसते हुए, उछलती हुई, कूदते हुए निकलती हैं और जब मैदान में जाती हैं तो वो सारा का सारा क्या होता है, गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, क्या कहता है वो, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। वो कहता है, एक लड़की के माध्यम से उदाहरण देना चाहता है कि जब मैं एक लड़की को देखता हूँ तो मैं क्या इस प्रकार आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, आश्चर्यचकित नहीं होता हूँ। और आज मैं इन नदियों की धारा को देख करके एक आश्चर्यचकित होना शुरू हो जाता हूँ कि ये किस प्रकार नदियाँ निकलती हैं, कहाँ से निकलती हैं, कैसे आगे बढ़ती है और ये धीरे धीरे आगे विशाल रूप अपना धारण करते हुए चलती जाती हैं। ऐसे लेखक वो नदियों के बारे में कहता है, एक लड़की का उदाहरण देते हुए वो समझा रहा है। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वो कहना चाहता है कि हिमालय से निकल करके ये कहाँ भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है, इसका लक्ष्य क्या है, कौन है जिसने उन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली जंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिकताएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, चरों, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद उन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता है। जब नदियाँ हिमालय से निकलती है, निकल कर के आगे जंगलों में चली जाती हैं। कई प्रकार के जंगलों में पेड़ पौधे आते हैं, उन पेड़ पौधों में से होकर के वो आगे निकल जाती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय, बुढ़ा का मतलब होता है वृद्ध हिमालय का, कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपना इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा।
नटखट बेटियां नदियों को कहा गया है। जो इनकी बेटियां हैं नदियों, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलज, इन नदियों के लिए वो कितना अपना सिर घुमाता होगा। बड़ी बड़ी चोटियां से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। वो कहता है कि बड़ी बड़ी जो चोटियाँ हैं उन चोटियों से जाकर के पूछो तो उनके उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है, यानी इस हिमालय के बारे में वो कहना चाहता है। तो ये लेखक हैं नागार्जुन, जो इन नदियों के बारे में बता रहा है कि हिमालय से निकल करके वो किस प्रकार मैदानों में जाकर के आगे विशाल रूप धारण करती हैं और खेतों में हरियाली चारों ओर हरा भरा कर देती हैं। लोगों के पानी जो इनका है वो पीने के एक अमृत रूपी घूंट के काम में आता है, इस प्रकार वो कहना चाहती है। आज हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो करेंगे। इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। इसके जो आगे वाला भाग है वो कल हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। इसका उत्तर, नदियों को माँ मानने की परंपरा प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति में है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। कहा जाता है कि दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से ये नदियां निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना मोहक है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। इसका उत्तर, नदियाँ सदा से ही मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनके जल से ही फसल तैयार होती है, इसलिए नदियाँ माता के समान पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करता है, फिर भी यह हमें माँ के समान पोषित करती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों को माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। आज हम इन 3 प्रश्नों को गृहकार्य रूप में करेंगे। इसके बाद आगे वाले प्रश्न कल करेंगे।